साथियों, अगर आप आर ओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आर ओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आर ओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन चैनल ऑफ डिकोड एग्जाम। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। हम आज एक सुपर सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके जितने भी एग्जाम अपकमिंग है उनमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो गाइस, हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक। फिजिक्स, जैसा कि आपने फिजिक्स पढ़ा है, भाई फिजिक्स को समझना है। कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैं लेके आ रहा हूं। हमारे इस सेशन को आप रेगुलर फॉलो करिए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं फिजिक्स के इस पार्ट को, टॉप क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का भार होता है। मानव शरीर का भार होता है। ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ऑप्शन नंबर 3 विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, नंबर 4 मैदानी भागों में की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। अब भार क्या होता है, पहले हमें यह देखना है और उसको समझना है। देखिए दोस्तों, यहां पर जब हम भार की बात करते हैं, वेट या भार, W इज इक्वल टू होता है M इंटू जी। M मतलब होता है द्रव्यमान और G मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब जो ये द्रव्यमान होता है, किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में एक समान रहता है, कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट क्या है, चेंज होने वाला हिस्सा क्या है, जी। अब जी का मान जो होता है विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने पर बढ़ता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज वाइल गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ठीक है, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, पोल मतलब ध्रुव। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक जाने पर जी का मान हमेशा बढ़ता है, इसे याद रखिएगा। तो जी की मान ज्यादा कहाँ होगा, ध्रुवों पर। अब जहां पर जी का मान ज्यादा होगा वहीं पर भार भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भार किस पर डिपेंड करता है, जी के मान पर। ओके, तो इसको समझ में आ गया है। तो देखिए, अब आसानी से देखेंगे तो भाई जी की वैल्यू W इज इक्वल टू एम जी। तो जी की वैल्यू कहां पर जाता है, ध्रुवों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवों पर। बहुत आसान सी चीज थी, मैंने आपको समझा दिया, एक इजी क्वेश्चन था। चलिए गाइस, अब यहां से आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम
किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, द्रव्यमान मतलब मास। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, मतलब लेंथ। समय के ऊपर निर्भर करता है, दैट मीन्स टाइम। तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, दैट मीन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जो एक टाइम पीरियड होता है किसी पेंडुलम का, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है? तो देखो यहां पर क्या है, इसको समझिए। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2π√L/G, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में देखोगे तो देखो आपका टाइम पीरियड दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लोलक की लंबाई पर और G के मान पर। G के मान को हम आमतौर पर पूरी पृथ्वी पर एक समान मान के चलते हैं ज़्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में नहीं मानते हैं, कुछ केसेस में मानते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, L और G। और यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है लंबाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ये समझना है, ध्यान रखना है। अगर आप इसे ध्यान रखोगे तो आप इसे कर ले जाओगे, ठीक। तो चलिए, ये तो हो गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया आपका बी। बी यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही जवाब है, क्या आपका? बी, लंबाई पर निर्भर करता है। चलिए, ये तो बात हो गई किसके बारे में? हमारे इसके जवाब को देख लिया हमने। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और भाई ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। किसी पिंड या वस्तु का भार, वही पहले वाले का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे फिर से यूज करेंगे। किसी पिंड या वस्तु का भार पृथ्वी के तल पर एक जगह सब जगह समान होता है। भाई भार जो होता है W इज इक्वल टू mg होता है, तो G की वैल्यू हर जगह समान नहीं होती है। तो ये वाला तो हो गया गलत। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका गलत उत्तर। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। भाई ये एकदम सही है, ठीक है। विषुवत रेखा पर अधिक नहीं, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, तो ये गलत है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ियों पर अधिक होता है, ठीक है। तो किसी पिंड का भार मैदानों की अपेक्षा पहाड़ियों पर अधिक होता है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर G का मान घटता है और नीचे आने पर G का मान घटता है ना। तो इसीलिए ये याद रखिएगा, ये भी गलत है। अगर ये स्टेटमेंट उल्टा होता, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ियों पर कम होता है, तो ये स्टेटमेंट सही था। तो गाइज क्लियर है, 4 स्टेटमेंट थे, 3 गलत है, 1 सही है। इसका सही जवाब है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ठीक है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराने पर, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक लोहे की लकड़ी है, लोहे का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, दोनों को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक ही समय पर गिरेंगे, ठीक है। दूसरा एक पहले गिरेगा, एक बाद में गिरेगा। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेंगे। तो देखो, इसको अगर देखोगे तो 2 तरीके से हो सकता है। पहला आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, चलो पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर रिजेक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए। जी, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना द्रव्यमान m है, और ये कोई एक छोटा सा पिंड है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। अब क्या है, पृथ्वी से अपनी तरफ खींच रही है गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर F, और ये पिंड भी पृथ्वी के ऊपर एक बल लगाएगा F। ये जो बल लगाएगा F वो होगा m इंटू जी, और ये जो बल लगेगा वो होगा G m/r²। r क्या है? इस पिंड से पृथ्वी के बीच की टोटल दूरी। अब दोनों अगर सम अवस्था में होंगे तो दोनों बल बराबर होंगे, और दोनों बल बराबर होंगे तो mg इज इक्वल टू जी m/r²। ये m कट गया, मतलब जो द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है? वस्तु का द्रव्यमान है, वो निकल गया बाहर। तो याद रखिएगा, g का मान किस पर डिपेंड करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान और वस्तु की पृथ्वी से दूरी पर, इसके अलावा किसी पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये कैपिटल G तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इसे ध्यान रखोगे तो भाई यहाँ पे क्या होगा,
m पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। पृथ्वी पर दोनों एक साथ समय पर गिरेंगे। अब रिजेक्शन मेथड लगाओगे, कुछ अंतराल में गिरेंगे, लकड़ी गेंद बाद में पहले गिरेगी। देखो ये दोनों सेम ही, तो ये भी अंतराल में, ये भी अंतराल में, दोनों सेम स्टेटमेंट कह रहा है और ये भी सेम स्टेटमेंट कह रहा है। तो अगर आप सेम स्टेटमेंट को अलग कर दो तो फिगर द ऑड वन आउट, रिजेक्शन मेथड लगा कर भी निकाल सकते हो। अगर नहीं पता है तब भी काम चल सकता है। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर भी सेम क्वेश्चन है जो पीछे था, बस थोड़ा सा इसकी भावनाएं चेंज हो गई हैं, इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है और एक नई लैंग्वेज के साथ ही आया है। देखो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, लैंग्वेज नई नहीं बन सकती है। चलो कॉन्सेप्ट क्या है, वही है, लकड़ी लोहे मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ओके, आसान सा है, लकड़ी मोम लोहा या सब साथ में पहुंचेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है सब एक साथ में पहुंचेंगे। अभी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया, उसी एक्सप्लेनेशन पर यह भी बेस्ड है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है उसका भार होता है ना? उसका भार क्या होता है? शून्य, अपरिवर्तन, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत है। तो गाइज इसमें क्या हो सकता है? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? अब वस्तु है और उसके भार के बारे में बात हो रही है, तो भाई इसमें क्या बनेगा उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और देखो भाई, अगर हम ये मान लें कि g का मान एक ही जैसा है, तो भाई इसका आंसर क्या होगा? जब वस्तु ऊपर से गिराई जा रही है तो उसका भार अपरिवर्तनशील होगा। कैसा होगा? अपरिवर्तनशील। लेकिन अगर हम g के मान को यहाँ पर नियत माना जा रहा है क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, और अगर हम g के मान को नियत नहीं मानेंगे तो वो परिवर्तनशील हो जाएगा। फिलहाल कमीशन इसका आंसर बी बता चुकी है और यही हम आंसर लेके चलेंगे, अपरिवर्तनशील। चलिए अब गाइज यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कई बार पेपर में रिपीट हुआ है और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपके आने वाले जो पेपर्स हैं लेखपाल, लोअर, इन सब में ये काम आ जाए। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री निर्वाण में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं खड़े रह सकते? अंतरिक्ष में यात्री जो होते हैं वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों? पहला ऑप्शन है गुरुत्व नहीं होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। वायुमंडल की श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, श्यानता मतलब विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ठीक है, और वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो भाई देखो यहां पर इसका सही जवाब है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े रह सकते, क्योंकि वहां पर क्या होता है? वहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से ही हम खड़े होते हैं। भाई अभी देख लो हम आराम से यहाँ पे खड़े हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है कि नहीं? किसी दूसरे ग्रह पे चले जाओ तो खट से वहाँ पे ग्रेविटी यहाँ से कम है तो आप आराम से खड़े नहीं रह सकते, बल्कि आपको उचकने और दौड़ने में अलग परिवर्तन लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो हमें चलने और खड़े होने में मदद करती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर, ठीक है, तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के तल पर g के मान, g का मान यहां पर नहीं लिखा गया है। पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा, है कि नहीं? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार। g का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा। तो पहली चीज हमें देखना है कि g का मान बढ़ेगा कि घटेगा, है कि नहीं? तो देखो g का फॉर्मूला तो आपके पास यही है, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब बोले त्रिज्या
कम हो रही है। अगर ये कम हो रहा है तो ऑब्वियस बात है भाई ये बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम इसमें क्या कर लें, बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल कर लें। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो भाई आपका G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, जब घंटे मारने की बात होती है तो मैथ का हम एक सिंपल सा रूल यूज करते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को मैथ नहीं पता होगी तो ये रूल थोड़ा सा कम समझ में आएगा। हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब निकालना है हमें क्या, वैल्यू। तो देखो ये पूरा जो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर और डी आर अपॉन आर, ये पूरा आपके किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो भाई डी जी अपॉन जी इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर इंटू -2। अब देखो जो 2 आ रहा है ना, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आता है वही होता है। अब -2 के बाद आ रहा है निगेटिव, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हम त्रिज्या को कम कर रहे हैं। तो वो त्रिज्या जब भी कोई कम होता है तो उसमें माइनस लगाते हैं। तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस करेंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये बढ़ेगा लेकिन कितने प्रतिशत बढ़ेगा। ज़्यादातर लोग 0.5% बढ़ाते हैं, वो गलत है। ठीक है, अगर आप इसको सीधा सा मेथड भी लगाओगे ना, उससे भी आंसर एकदम आ जाएगा, है ना। सीधा मेथड क्या है, सीधा मेथड देखो ये वाला है कि आप सपोज करिए कि जी का मान पहले आपका कितना है, जी का मान आपका 100 है। ठीक, और या इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। और देखो G और R का रिलेशन है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, है कि नहीं। आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हो और इस रिलेशन को यूज करके अब अगर G को 100 मानोगे तो R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि 1% कम कर रहे हैं तो R को 1% कम करो, सिंप्लीफाई करो, पूरा मेथड में पॉइंट में आएगा लेकिन 2% तक बढ़ता आएगा। ये एक मैथमेटिकल तरीका है, आप उस पर भी मान के कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने तरीका बताया वो डिफ्रेंशिएट करने का थोड़ा एडवांस तरीका है, लेकिन उससे हमेशा आंसर सही आता है, एग्जैक्ट जो पूछा जाता है, जो कि है 2% बढ़ जाएगा। चलिए गाइस, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। ठीक है, और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय जनित त्वरण 106 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। तो अब यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें फौरन क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाए करने लगते हैं। भाई देखो द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा हर जगह अनचेंज रहता है। क्या बदलता है, भार तो नहीं पूछा ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 किलोग्राम। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान एक ऐसी राशि होती है जो पूरे ब्रह्मांड में कभी बदलती नहीं है। हर वस्तु का द्रव्यमान फिक्स होता है लेकिन उसका भार बदलता है, क्योंकि भार डिपेंड करता है W इज इक्वल टू mg से। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया है तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है ना। अब ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है और जिसको आंसर नहीं पता है वो नहीं बता सकता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, अब इसका सही जवाब क्या भाई, इसका सही जवाब देखो ये है, चित्र दिख रहा है।
इस चित्र में जो व्यक्ति है वही इसका सही जवाब है। अब इस व्यक्ति को तो पहचानते नहीं होंगे, सब एक ही जैसे लग रहे होंगे। कोई कहेगा सर आर्यभट्ट है, कोई बोलेगा वहाँ वाह मिले है, या सब एक एक करके देंगे। लेकिन देखो इसमें जो सही जवाब है, देखो ब्रह्मगुप्त जो थे एक मैथमेटिशियन भी थे और एक एस्ट्रोलॉजर भी थे। उन्होंने एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत अच्छा काम किया था, है ना। तो न्यूटन से पहले ही भारत के महान लोगों ने इन सब चीज़ों को पहले बता रखा है, लेकिन हम भारत की महानता को भूलते चले गए समय के अनुसार और दूसरों को फॉलो करने लगे। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये इनका चित्र है। अब यहाँ से बढ़ते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है और अलग अलग इसके आंसर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे शीर्ष भाग में पतले हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। भाई ये आपका स्टेबिलिटी का एक रूल है कि अगर गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के नीचे है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है तल के, तो क्या होगा? कोई भी वस्तु स्टेबल रहेगी। और पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई उसकी जो लाइन है वो बेस लाइन के नीचे है। ग्रेविटेशनल पॉइंट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र जो है वो बेस लाइन से नीचे है ना। और अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होता तो फिर क्या होता? वो अनस्टेबल होती। तो स्टेबल और अनस्टेबल की जो कंडीशन है वो यहीं से डिफाइन होती है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारहीनता होती है, भारहीनता क्या होती है ये क्वेश्चन है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। निर्वात में स्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई भारहीनता इनमें से क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा भाई? भारहीनता मतलब जब आपको आपका भार जीरो लगे। ठीक है, कब लगता है? लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो भार अलग अलग लगेगा। लेकिन अगर लिफ्ट की डोरी कट गई तो क्या होगा? आपको आपका भार शून्य लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक्सीलरेशन जो होगा वो शून्य हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की जो स्थिति होगी वो क्या होगी? शून्य हो जाएगी। तो भारहीनता कब होती है? भारहीनता तब होती है जब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है ना। स्पेस में अक्सर भारहीनता देखी जाती है और व्यक्ति जो होता है फ्रीली फॉल करता है, इसे याद रखिएगा। ठीक, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड की समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें गिवन डेटा को अगर आप यूज करोगे, ठीक है, ये आपका क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी, और ये क्या है? टाइम। ठीक, ये न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है। ठीक, तो पूछा गया है कि भाई क्या पूछा जा रहा है? वेग पूछा जा रहा है। ठीक है, और इमारत से गेंद गिराई जा रही है तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? शून्य, क्योंकि शून्य स्थिति पर है। तो v = g इंटू टी। जी की वैल्यू 9.8 और t कितना है? 3। ठीक है, 3 दिया हुआ है, 3 सेकेंड। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 29.4 मीटर पर सेकेंड इसका सही जवाब आ गया। आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला क्या? v = u प्लस gt या at, जो भी आप लगाना चाहें। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में 3 मोशन है ना, 3 फॉर्मूले हैं, वो उनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखेंगे। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो कितना हो जाएगा? भाई सीधा सा है, g का मान पूछ रहा है भाई कैसे परिवर्तित होगा। भाई g जो है वो g कैसे होता है? g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। अब बोल ले दूरी 2 गुनी कर दी जाए, डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो 1/4 हो जाएगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, g के मान पर ही f की वैल्यू डिपेंड करती है।
तो अगर ये याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल पूछा है तब भी जी को यूज करोगे, क्योंकि F=mg होता है। इसको आप याद रखोगे तो सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 2 गुनी होती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा भाई, ये 2 गुनी कर रहे हैं, तो जैसे ही से 2 करोगे तो 1/4 हो जाएगा। तो याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये अक्सर पेपर में आया है और पेपर को खराब करने के लिए आपके पेपर में आता है। ठीक है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। ठीक है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण जो त्वरण होगा वो कितने उसमें एक्सेलरेशन में या त्वरण से आता है। जब कोई भूकंप आता है तो उसका एक्सेलरेशन या त्वरण कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो भाई देखो इसका सही जवाब है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा। अगर गुरुत्वाकर्षण आपका बढ़ रहा है तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। और विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होता है, इतना होता है। जब भूकंप आता है तो चीज़ें और ज़्यादा सेंटर की ओर और स्पीड से खिंचती हैं, तो 980 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, जी की वैल्यू से ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने आज डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा। आपका लाइक शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ कैसी लगी, ये पहल कैसी लगी, एक पहल मैंने आपके सामने करी है। अगर ये आपको पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर करते रहिए और दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।